हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू सिविल सोशल। जैसा कि हम सब कई सारे आर्टिकल्स देख रहे हैं कि इस समय लोकसभा अपने रेगुलर सेशंस में चल रही है और हाउस पैनल ने जो है कुछ फ्लैग किया है। क्या किया है? उन्होंने कहा है कि कुछ वैकेंसीज हैं जो कि बहुत ज़्यादा परसेंटेज 67.6% और 63.6% की वैकेंसीज हैं, किसमें यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन और एआईसीटीई यानी ऑल इंडिया कमीशन फॉर टेक्निकल एजुकेशन में। और इतनी सीवियर वैकेंसीज होने के बावजूद भी कुछ सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन लेवल्स की सीट्स भी वैकेंट हैं। आइए डाइव करते हैं, कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली इसमें हो क्या रहा है, क्योंकि ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का मामला है। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन में बेसिकली हुआ ये है कि 516 यानी 516 आउट ऑफ 763 जो नॉन टीचिंग पोस्ट हैं वो एकदम वेकेंट हैं, जो कि 67.6% ऑफ टोटल वैकेंसीज होता है। यानी लगभग वन थर्ड वैकेंसीज तो हमारी सिर्फ भरी हुई हैं, टू थर्ड वैकेंसीज तो खाली ही हैं एकदम। और वही सेम हाल ऑल इंडिया कमीशन फॉर टेक्निकल एजुकेशन का भी है, जिसमें 63.6% वैकेंसीज खाली हैं मिडिल एंड सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स पर। अब सोचिए कितना बड़ा नेग्लिजेंस है ये हमारे जो एजुकेशन सिस्टम के तरफ, कि हमारा एजुकेशन सिस्टम की तरफ कितना झुकाव है या कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम निभा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सीवियर वैकेंसीज को दर्शाता है। और इससे सीरियस कंसर्न्स क्या उठते हैं? सीरियस कंसर्न्स उठते हैं कि भाई गवर्नेंस डेफिसिट हो सकता है इससे, क्योंकि अप्रूवल नहीं मिलेंगे, बहुत लेट अप्रूवल होगा, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा लेट होने लगेगा, क्योंकि ऑब्वियसली सीनियर मोस्ट लोग ही नहीं हैं हमारे पास। और क्वालिटी एजुकेशन कॉम्प्रोमाइज़ होगा, जिसमें पुअर मॉनिटरिंग होगा, सब स्टैंडर्ड कॉलेजेस हो जाएंगे, क्योंकि भाई यूजीसी ही तो मॉनिटरिंग करता है। ये टेक्निकल एजुकेशन यानी आईआईटीज की मॉनिटरिंग एआईसीटीई करता है। तो एक बहुत ज़्यादा पैराडाइम कोलैप्स देखा जा सकता है इन हायर एजुकेशन। फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई थी, इसको बहुत बड़ा हैम्पर हो सकता है, क्योंकि इन्हीं दोनों बॉडीज़ की जिम्मेदारी थी कि इसको स्ट्रिक्टली और होल हार्टेडली लागू कराया जाए हर कॉलेज पे। और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी तो ये होता ही है, क्योंकि बॉटलनेक और ओवरबर्डन्ड स्टाफ अगर कुछ भी करेगा तो वो बहुत सही या अपने एफिशिएंट वे में नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत सारे सीरियस कंसर्न्स रेज कराता है हमको। अच्छा, बेसिकली पार्लियामेंट्री पैनल ने ऑब्जर्व क्या किया है? पार्लियामेंट्री पैनल ने कहा है कि एक बहुत बड़ा मिसमैनेजमेंट और करप्शन देखा जा रहा है इन जो यूजीसी और एआईसीटीई है, और जिससे क्वालिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन हमारा हैम्पर हो रहा है। और क्वालिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन अगर हैम्पर होगा तो आगे चल के जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं हमारे देश की, वो भी बहुत ज़्यादा हैम्पर होने लगेगी। अच्छा, अनरेगुलेटेड कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं भाई, रेगुलेशन कोई है ही नहीं कोचिंग सेंटर्स पर, वो पूरा अनरेगुलेटेडली चल रहे हैं, कितनी भी फीस रख रहे हैं, कितना भी कुछ भी क्लेम कर दे रहे हैं, कोई रेगुलेशन नहीं है कोचिंग सेंटर्स पर। और मेंटल हेल्थ कंसर्न स्टूडेंट्स का तो बना ही हुआ है, क्योंकि हम आए दिन सुनते हैं और दी डेथ ऑफ दी स्टूडेंट्स बाय दी सुसाइड अटेम्प्ट्स और बाय अनदर हेल्थ हैजार्ड। तो एक सबसे बड़ा कंसर्न हमारा यही बनता चला जा रहा है कि होगा क्या। अच्छा, इसके रूट कॉजेज़ को अगर हम फाइंड करना चाहें तो उसमें होता क्या है कि एक्सेसिव एकेडमिक प्रेशर हो गया है। आई एम सॉरी फॉर डिले। एक्सेसिव एकेडमिक प्रेशर हो गया है। एक्सेसिव एकेडमिक प्रेशर क्या हो गया कि भाई जो एकेडमिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव ना होकर बहुत ज़्यादा प्रेशरफुल होता जा रहा है। इतने असाइनमेंट्स, इतनी थ्योरीज, इतना बर्डन ऑफ मार्क्स एंड ऑल, ये सब बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया है, जो कि प्रेशराइज करता है पूरे एकेडमिक सेशंस को। ठीक है। अच्छा, सोसाइटल एंड पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस, उनको ये लगता है कि यार मेरे बेटे का अगर A+ ग्रेड नहीं है तो बेकार है उसका पढ़ना, क्या ज़रूरत है, मेरी पूरी फीस बर्बाद हो गई, क्या किया इसने। एक बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस जो हमारी पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होती चली गई हैं, एंड दैट टू इन दी एकेडमिक फॉर्म, नॉट इन दी एस्पिरेशंस फॉर्म। सो एक एकेडमिक फॉर्म में ही ये एस्पिरेशंस बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी हैं। अच्छा, काउंसलिंग सपोर्ट कुछ मिल नहीं रहा है, काउंसलिंग सपोर्ट बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल है, तो इस वजह से और ज़्यादा दिक्कतें बढ़ती चली जा रही हैं स्टूडेंट्स के प्रति। इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स होते ही जा रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एजुकेशन बहुत महंगा होता चला जाएगा अगर इसी तरीके से हमारे यहाँ यूजीसी और एआईसीटीई का रेगुलेशन नहीं रहा, क्योंकि ऑब्वियसली फिर प्राइवेट की तरफ मूव करेंगे लोग, और जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भी हैं वो भी बहुत ज़्यादा इकोनॉमी ड्रिवन होते चले जाएंगे बिकॉज ऑफ दी नो रेगुलेशन। इसलिए कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स की अर्जेंट नीड हम देख रहे हैं। अच्छा, इसमें होता क्या है
होता ये है कि भाई अगर हम कुछ वे फॉरवर्ड या कंक्लूजन की तरफ बढ़ें तो वो होगा ये कि पॉलिसी रिफॉर्म्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ताकि की रिफॉर्म्स का इम्प्लीमेंटेशन हो सके। और पॉलिसी पॉलिसी बेसिकली एक है, कहने का मतलब है कि जो डाउन टू अप अप्रोच है, बॉटम अप अप्रोच, उसको देखा जाए भाई नीचे रूट कॉज क्या है उसको देखते हुए, दैट्स वाई वी हैव डिस्कस्ड द रूट कॉज फर्स्ट, उसको देखते हुए तब हम पॉलिसी फ्रेम करें ताकि उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छी तरीके से हो सके। स्ट्रेंथन करें इंस्टीट्यूशन को कैसे, क्योंकि ओवरसाइट मैकेनिज्म हमारा बहुत ज़्यादा स्लो होता जा रहा है, दैट्स वाई वी हैव टू स्ट्रेंथन यूजीसी एंड एआईसीटीई। अच्छा, अकाउंटेबिलिटी हमको डालनी ही पड़ेगी क्योंकि ट्रांसपेरेंसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक नहीं आएगी कोई अकाउंटेबल नहीं होगा, एंड दैट टू इन द गवर्नमेंट फॉर्म। हमें एजुकेशन के लिए अपनी गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराना ही होगा। अच्छा, पब्लिक अवेयरनेस भाई, इंगेजमेंट और एजुकेशन, जो सिटीजन्स हैं उनको एजुकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऑन बिहाफ ऑफ द यूजीसी एंड एआईसीटीई। और इसी के चलते हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है पब्लिक इट्सेल्फ को। मेरा ये वीडियो बनाना भी इसी का एक पार्ट है, पब्लिक अवेयरनेस का, ठीक है। अच्छा, कंक्लूज़न जो कि हमने मेंस रेडी कंक्लूज़न एक देख लिया है ताकि हमारे साथ ही साथ एग्ज़ाम प्रिपरेशन के तरीके से भी ये टॉपिक कवर हो जाए कि एड्रेसिंग इशूज़ इन क्रूशियल फॉर प्रोग्रेस, ठीक है। एड्रेसिंग इशूज़ इज़ क्रूशियल फॉर प्रोग्रेस। बेसिकली क्या है कि जब तक हम इशू को एड्रेस नहीं करेंगे तब तक प्रोग्रेस कैसे होगी, ठीक है। अच्छा, सस्टेनेबल एंड अकाउंटेबल गवर्नेंस का स्ट्रक्चर आता है जो हम एथिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है, और उसमें हम इसको कोट कर सकते हैं। फिर लेसन्स फॉर फ्यूचर पॉलिसी मेकिंग, इस समय ये दिक्कत आ रही है तो फ्यूचर में जो पॉलिसी बनेगी उसमें ये दिक्कत ना आए, इसका ध्यान रखना चाहिए हमको। और होलिस्टिक और बैलेंस्ड अप्रोच इस समय चाहिए होगा हमको, जो कि इस एजुकेशन पॉलिसी या यूजीसी और एआईसीटी में होना चाहिए, ठीक है। बिल्ड एंड बेटर इंक्लूसिव फ्यूचर, ठीक है, ये कोट है, ठीक है। अच्छा, फिर आगे देखते हैं। उसी समय हमने एक और आर्टिकल देखा जो कि स्कूल्स को अवेट कर रहा है फंड्स फॉर मिड डे मील एजुकेशन, ठीक है। अच्छा, मिड डे मील एजुकेशन एक स्कीम है जो कि वर्ल्ड रिनाउंड स्कीम है बिकॉज ऑफ दी इट्स बेनिफिट्स और इट्स अट्रैक्शन टूवर्ड्स द स्कूल फॉर द चिल्ड्रंस हु आर वल्नरेबल, ठीक है। तो हम इसमें बेसिकली हम पहले देख लेते हैं कि मिड डे मील स्कीम एक्चुअली है क्या, क्योंकि ऑब्वियसली इसकी पूरी वर्ल्ड में प्रशंसा हुई थी जब मिड डे मील स्कीम आई थी 2013 में। उस समय मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी, तो एक बहुत ज़्यादा ग्लोबल इसकी सराहना हुई थी, ठीक है। बेसिकली क्या है कि ये पीएम पोषण जो फंड आता है उससे इसकी मिड डे मील स्कीम की शुरुआत होती है, ठीक है। अच्छा, होता क्या है कि ये जो मील सप्लाई में डिसरप्शन देखा जा रहा है इस समय, और स्कूल बोरोइंग मनी मींस बेसिकली स्कूल्स कहीं से पैसे उधार लेकर इस स्कीम को चलाने पर मजबूर हो गए हैं। अच्छा, टीचर और स्टाफ पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है क्योंकि इस समय खाना ही नहीं है तो अन्य जो चीज़ें हैं वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही हैं और टीचर्स पढ़ाने की बजाय इन पॉलिटिकल मुद्दों में उलझे हुए हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये इस समय जो लाइमलाइट में आ गई है ये वाली स्कीम, ठीक है। अच्छा, पेंडिंग है दिसंबर से, ठीक है, ये दिसंबर से पेंडिंग है क्योंकि पीएम पोषण ही इसका फंड रिलीज करेगा। अच्छा, ये पीएम बेसिकली होता क्या है, ये स्कीम है जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। बेसिक स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब ये होता है कि सेंट्रल कुछ पैसा देगी और स्टेट्स कुछ पैसा देंगे। बेसिकली 60-40 का रेशियो होता है, 60 सेंटर का और 40 स्टेट्स का। इस रेशियो में इस स्कीम में कंट्रीब्यूशन होता है और तब ये गवर्नमेंट स्कूल्स और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स को जो मील है, मिड डे मील बेसिकली जो दोपहर का खाना है वो बच्चों को उपलब्ध कराया जाता है ताकि बच्चे और अट्रैक्टिव रहें स्कूल में आने के लिए, ठीक है। ऑब्वियसली इसका ऑब्जेक्टिव था कि ताकि न्यूट्रिशनल लेवल इम्प्रूव हो सके बच्चों का, एनरोलमेंट और अटेंडेंस बढ़ सके बच्चों का, क्योंकि ऑब्वियसली खाना देख के बच्चे और आएंगे बिकॉज उनको बाहर जाके काम ना करना पड़े, क्योंकि सिर्फ उसको खाना मिल जाए इसलिए वो बाहर जाके काम करते थे। तो हम खाना भी देंगे और एजुकेशन भी देंगे, एंड ऑब्वियसली क्लासरूम हंगर को भी एड्रेस किया जा सके ताकि बच्चों का मन लगे पढ़ाई में, ठीक है। इन सब चीज़ों के लिए ये हो रही थी। और फिर हम आगे बढ़ते हैं कि अभी तक ये जो मिड डे मील स्कीम है ये फंड क्यों लैग कर रही थी या इसके सीरियस कंसर्न है क्या, ठीक है। बेसिकली इसका सीरियस कंसर्न जब लैग कर रहा है फंड तो हो क्या रहा है, इससे न्यूट्रिशनल इम्पैक्ट आ रहा है क्योंकि बच्चे जो वीकर सेक्शन से आते हैं भाई वो इतना न्यूट्रिशन अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से माल न्यूट्रिशन के केसेस बढ़ जाएंगे। फिजिकल और
कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी मानसिक और शारीरिक जो बढ़ोतरी है वो रुक सकती है। ठीक है, स्कूल अटेंडेंस में डिक्लाइन देखा जा सकता है। भाई स्कूल अटेंडेंस बहुत ज़्यादा कम हो सकता है, क्योंकि अगर स्कूल में खाना नहीं मिलेगा तो बच्चे काम करने लगेंगे, क्योंकि वो इतने सक्षम नहीं हैं, उनके माँ बाप नहीं वो खुद, कि वो पेट भी भर सकें और स्कूल भी आ सके। तो स्कूल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि उनको स्कूल में रोका जा सके खाना प्रोवाइड करना। जो स्कूल और टीचर्स जो बाकी स्टाफ है उनके ऊपर जो बर्डन है, जो बोरो करके उनको चलाना पड़ रहा है और जो पॉलिटिकल मुद्दों में उलझे हुए हैं, उनको जो एकेडमिक डाइवर्जन फेस करना पड़ रहा है उसको रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो टीचर्स पढ़ाएंगे या इन्हीं पॉलिटिकल मुद्दों में उलझे रहेंगे कि हमारे स्कूल के लिए कोई पैसा दे दे। ठीक है, और हंगर अफेक्ट करता है कंसंट्रेशन को, क्लासरूम पार्टिसिपेशन को। अगर बच्चे खाना नहीं खाएंगे प्रॉपरली तो उनका यही हाल होने वाला है, वो सोएंगे या मन नहीं लगेगा उनका, या हंगर अफेक्ट करेगा उनके एजुकेशन को ऑब्वियसली। और फेडरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इशू तो बना ही हुआ है। सेंट्रल स्टेट फंड शेयरिंग में बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, क्योंकि ये चाह ही नहीं रही है, कभी सेंटर से फंड नहीं आता है, कभी स्टेट से नहीं आता है, और सेंट्रल स्टेट अपने अपने फंड्स रिलीज़ करने में बहुत डिले कर जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव बोटलनेक ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वो फंस ही जाता है, और यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट डिलेज हमेशा देखने को मिलते ही रहते हैं। ठीक है, अच्छा आगे की चल के हम देखते हैं कि इसका रूट कॉज और वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। ठीक है, रूट कॉज सबसे पहले समझते हैं कि ऑब्वियसली डिलेड इन फंड रिलीज। ठीक है, ये तो चलता ही है हमेशा साइकिल, ये फंड रिलीज डिले हुआ उसके बाद अगला भी फंड रिलीज डिले होगा। ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म हमेशा से रहा है, इसमें भी यही रहता है, कभी कोई फंड इशू हो जाता है, कभी कोई फंड क्रंच हो जाता है, और हमेशा ये डिले हो जाता है। फाइनेंशियल मॉनिटरिंग इसकी हो नहीं रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीक है इसका फाइनेंशियल मॉनिटरिंग सिस्टम, दैट्स वाई कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती है। डिपेंडेंस जो है वो मल्टीपल अप्रूवल लेयर्स पे आता है। ठीक है, डिप्टी सेक्रेटरी टू जॉइंट सेक्रेटरी टू स्पेशल सेक्रेटरी टू एडिशनल सेक्रेटरी टू एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एंड टू चीफ सेक्रेटरी, इतना ज़्यादा जो डिले होता है। एंड उसके बाद भी कभी कभी चीफ मिनिस्टर्स के पास चला जाता है अप्रूवल के लिए। तो इतने लेयर्स हैं मल्टीपल अप्रूवल्स के, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है कि हमारी जो डिपेंडेंसी है वो मल्टीपल अप्रूवल्स पर। ठीक है, और फिजिकल कंस्टेंट्स इन सम स्टेट्स बने ही हुए हैं, ऑब्वियसली बिहार और कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनके पास फाइनेंशियल क्रंच बहुत ज़्यादा होता है। हालांकि सेंटर उसमें सपोर्ट करता है, बट नॉट दैट मच कि ये फाइनेंशियल क्रंच दूर हो सके। ठीक है, अच्छा इमीडिएट मेजर्स क्या लिए जा सकते हैं। सबसे पहले तो हमको पेंडिंग फंड्स को तुरंत प्रायोरिटी बेसिस पे रिलीज करना होगा। ठीक है, एक बफर फंड बनाना होगा स्कूल के लिए, ताकि अगर ये फंड में देरी हो या कोई इमरजेंसी आ जाए तो उस बफर फंड को इस्तेमाल किया जाए, ये इमीडिएट बेसिस पे करना होगा। अच्छा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म क्या करना होगा, ये डीबीटी लिंक सिस्टम बनाना होगा फॉर ट्रांसपेरेंसी, ताकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किया जा सके, किसी भी जो मिडिल स्ट्रक्चर है उसके अप्रूवल के बिना सीधे एक क्लिक में पैसा स्कूल के पास पहुंचे। ठीक है, और रियल टाइम फंड ट्रैकिंग डैशबोर्ड होना चाहिए कि अभी फंड पहुंचा कहाँ, ये पूरे देश और दुनिया के पास इसका रिकॉर्ड होना चाहिए, ताकि एक्चुअल जो टेबल है उस पर पहुंचा जा सके और उस पर कार्रवाई की जा सके। अच्छा डिसेंट्रलाइज्ड फंड एलोकेशन टू डिस्ट्रिक्ट्स, ऑब्वियसली डिस्ट्रिक्ट को फंड दे दो ना, डिस्ट्रिक्ट अपना काम करता रहेगा, जैसे सारे काम डिस्ट्रिक्ट कर सकता है वैसे क्या फंड रिलीज करने का काम डिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता है। क्यों स्टेट के ऊपर इतना बर्डन आ जाए कि उसको फंड ही रिलीज करने में इतनी दिक्कत आने लगे, इफ इट इज ब्यूरोक्रेटिक डिले। ठीक है, अच्छा लॉन्ग टर्म मेजर्स में हम क्या ले सकते हैं, भाई सेंटर स्टेट का कोऑर्डिनेशन हमको स्ट्रेंथन करना ही होगा, नहीं तो जो हमारी क्रूशियल फंड्स हैं, क्रूशियल स्कीम्स हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ होंगी, वो सफ़र करेंगी। और ठीक है, और टाइमली ऑडिट होगा, और यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स इनको तुरंत हमको इंश्योर करना पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा डिले इन प्रोसेस होता जाएगा, और मिड डे मील जैसी स्कीम भी प्रभावित हो जाएगी, जिससे इन फ्यूचर हमको दिक्कत हो सकती है। And thank you so much. If you like this initiative, then please like, share and subscribe to our channel.